Hello everyone, today we are going to discuss the paper code BESC 134 Education as a Practice। ठीक है, जिन भी बच्चों के दिसंबर में एग्जाम होने वाले हैं उनके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, तो आप इस क्लास को पूरा देखें। ठीक है, अगर आपको आज की क्लास पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, अगर आपको इससे रिलेटेड कोई गेस्ट पेपर चाहिए, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, सिंपली गूगल में जाएंगे, shop.hindustanknowledge.com, ये हमारी वेबसाइट है। ठीक है, आप इसमें चले जाइए, आपको ऐसा इंटरफेस दिखेगा। फिर आपका जो भी पेपर कोड है, जैसे कि हम देखेंगे BESC 134, ठीक है, तो इसमें आपको हिंदी इंग्लिश दोनों ही मीडियम में क्या है गेस्ट पेपर मिल जाएंगे। आप यहाँ से क्या करेंगे, बाय नाउ पे क्लिक करके यहाँ से अपने गेस्ट पेपर परचेज कर लेंगे। अगर आपको यहाँ से बाय करने में कोई भी प्रॉब्लम आती है हमारी वेबसाइट से, तो आप क्या करेंगे, सिंपली हमें व्हाट्सएप पे कर देंगे मैसेज 9580023321, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आप इस पर हमें टेक्स्ट कर सकते हैं और हम आपकी क्वेरी को सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो अगर आप इतना कर लेंगे, आप गेस्ट पेपर पढ़ लेंगे और ये वीडियोस देख लेंगे, तो आप क्या है आसानी से अपने एग्जाम को क्लियर कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। डिस्कस कॉन्सेप्ट एंड अप्रोचेस ऑफ ई लर्निंग, डिस्क्राइब एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस ऑफ ई लर्निंग विद एग्जांपल्स। तो इसमें क्या है, हमें कॉन्सेप्ट और अप्रोच बताना है ई लर्निंग का और उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बताने हैं। ठीक है, विद एग्जांपल्स। सो ई लर्निंग मीन्स लर्निंग विद द हेल्प ऑफ डिजिटल टूल्स सच एज कंप्यूटर्स, मोबाइल फोन्स, इंटरनेट एंड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स। ई लर्निंग का मतलब क्या होता है कि जब हम लर्निंग कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ डिजिटल टूल्स, जैसे कि कंप्यूटर्स हो गए, मोबाइल्स हो गए, आपके इंटरनेट हो गया, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हो गए। सो इंस्टेड ऑफ सिटिंग इन अ फिजिकल क्लासरूम, यानी कि फिजिकल क्लासरूम में बैठने की जगह स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वीडियोस से सीखते हैं, प्रेजेंटेशन से सीखते हैं, ऑनलाइन बुक्स से सीखते हैं, वर्चुअल क्लासेस से सीखते हैं और इंटरैक्टिव एक्टिविटीज से सीखते हैं। इट अलाउज लर्नर्स टू स्टडी एनी टाइम एंड एनीवेयर वेरेवर एक्सेसिबल, यानी कि ये लर्नर को अलाउ करता है कि वो कहीं पे भी पढ़ के बैठ सकते हैं, कहीं किसी भी टाइम पे पढ़ सकते हैं। तो मेकिंग एजुकेशन फ्री, एक्सेसिबल एंड फ्लेक्सिबल, यानी कि इससे क्या है, एजुकेशन क्या है, फ्लेक्सिबल और एक्सेसिबल बनती है। तो ई लर्निंग इज यूज्ड इन स्कूल्स, कॉलेजेस, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स एंड इवन फॉर पर्सनल स्किल डेवलपमेंट। Now we will look at the approaches of e-learning. First is synchronous e-learning. This happens in real time. जो ये synchronous e-learning होता है ना, ये real time में होती है। तो टीचर्स एंड स्टूडेंट्स इंटरैक्ट एट द सेम मोमेंट थ्रू द लाइव क्लासेस। यहाँ पे क्या होता है, जो टीचर्स और स्टूडेंट होते हैं ना, वो लाइव क्लासेस के थ्रू इंटरैक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जूम क्लासेस हो गई आपकी, गूगल मीट लेक्चर्स हो गए, लाइव वेबिनार्स हो गए। सेकेंड इज एसिंक्रोनस ई लर्निंग। हेयर लर्नर्स स्टडी एट देयर ओन पेस। यहाँ पे क्या होता है, जो लर्नर्स होते हैं ना, वो अपने पेस पे, ठीक है, सीखते हैं। सो द लर्निंग मटेरियल इज ऑलरेडी अपलोडेड एंड स्टूडेंट कैन एक्सेस इट एनी टाइम। यहाँ पे क्या होता है, लर्निंग मटेरियल को पहले ही अपलोड कर देते हैं और स्टूडेंट उसे कभी भी एक्सेस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स, डिस्कशन फोरम्स, ऑनलाइन असाइनमेंट्स, जैसे कि आप अभी रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स देख रहे होंगे, तो ये क्या है, एसिंक्रोनस ई लर्निंग है। ठीक है, थर्ड इज ब्लेंडेड लर्निंग। इट इज़ अ मिक्स ऑफ बोथ ऑनलाइन लर्निंग एंड क्लासरूम टीचिंग। ब्लेंडेड लर्निंग क्या होती है, ये मिक्स होता है ऑनलाइन टीचिंग का और क्लासरूम टीचिंग का। स्टूडेंट्स अटेंड सम क्लासेस इन स्कूल एंड डू पार्ट ऑफ द वर्क ऑन एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सच एज गूगल क्लासरूम। यानी कि स्टूडेंट्स क्या करते हैं, क्लास में, स्कूल में क्लासेस को अटेंड करते हैं, फिर जो उनका जो कुछ काम बचा होता है, कुछ पार्ट ऑफ वर्क होता है, उसे वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर करते हैं, जैसे कि गूगल क्लासरूम। फोर्थ इज मोबाइल लर्निंग। Learning takes place using smartphones और tablets. is useful for quick and flexible learning. यानी कि जो आपकी लर्निंग है वो आप क्या है, स्मार्टफोन्स और टैबलेट्स की मदद से भी कर सकते हैं। ये यूजफुल होता है आपकी क्विक और फ्लेक्सिबल लर्निंग के लिए। एग्जाम्पल एप्स लाइक बाईजूस, डुओलिंगो, यूट्यूब लेसन्स, ये सब आपके क्या हैं, ठीक है, इनसे आप क्या है, लर्न कर सकते हैं थ्रू यूजिंग द मोबाइल फोन्स और टैबलेट्स। फिफ्थ इज सेल्फ पेस्ड लर्निंग। स्टूडेंट्स कंट्रोल देयर ओन स्टडी स्पीड, दे कैन रिपीट लेसन्स अंटिल दे अंडरस्टैंड। यानी कि इसमें क्या होता है, स्टूडेंट्स अपनी खुद की स्टडी के पेस को कंट्रोल करते हैं, तो वो हर बार मतलब लेसन को रिपीट कर सकते हैं जब तक उन्हें समझना है। फॉर एग्जाम्पल ऑनलाइन कोर्सेज ऑन कोर्सेरा और यूडेमी। ठीक है, अब देखते हैं एडवांटेजेस ऑफ ई लर्निंग। फर्स्ट इज फ्लेक्सिबिलिटी। सो स्टूडेंट्स कैन लर्न एनी टाइम एंड फ्रॉम एनी प्लेस। यहाँ पे क्या होता है, स्टूडेंट्स कभी भी याद कर सकते, पढ़ सकते हैं और किसी भी प्लेस से पढ़ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अ वर्किंग प्रोफेशनल कैन टेक एन ऑनलाइन कोर्स आफ्टर जॉब आवर्स। यानी कि कोई वर्किंग प्रोफेशनल है तो वो ऑनलाइन कोर्स ले सकता है अपने जॉब आवर्स के बाद। ठीक है, सेकेंड इट इज कॉस्ट इफेक्टिव। इट रिड्यूसेस ट्रैवल, प्रिंटेड नोट्स एंड क्लासरूम कॉस्ट। ये क्या करता है, आपका
ट्रैवल की कॉस्ट को रिड्यूस करता है, प्रिंटेड नोट्स और क्लासरूम कॉस्ट को रिड्यूस करता है। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स कैन डाउनलोड फ्री ऑनलाइन स्टडी मटेरियल्स इंस्टेड ऑफ बाइंग बुक्स। यानी कि स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं, जो भी आपका ऑनलाइन स्टडी मटेरियल है फ्री में उसको ले सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ बाइंग बुक्स। थर्ड इज वाइड रेंज ऑफ रिसोर्सेज। लर्नर्स गेट एक्सेस टू वीडियोज, क्विजेज, सिमुलेशन एंड ग्लोबल कंटेंट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल साइंस एक्सपेरिमेंट शोन थ्रू एनिमेशन हेल्प स्टूडेंट अंडरस्टैंड डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट इजिली। यानी कि मान लीजिए कोई डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट है, तो अगर हम उसे एनिमेशन के थ्रू समझाते हैं स्टूडेंट्स को, तो वो क्या है, वो ईजी बन जाता है उनके लिए समझने के लिए। फोर्थ इज पर्सनलाइज लर्निंग। स्टूडेंट्स कैन लर्न एट देयर ओन पेस एंड रिपीट लेसन। स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं, अपनी पेस पे ठीक है लर्न कर सकते हैं और लेसन्स को रिपीट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्लो लर्नर्स कैन वॉच वीडियोस मल्टीपल टाइम्स एंड अंडरस्टैंड टॉपिक्स। स्लो लर्नर्स क्या है, अपनी जो वीडियोज हैं उसको मल्टीपल टाइम्स देख सकते हैं और टॉपिक को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। फिफ्थ इज एनकरेजेस डिजिटल स्किल। ई लर्निंग इंप्रूव्स कंप्यूटर एंड इंटरनेट स्किल विच आर इंपॉर्टेंट टुडे। ई लर्निंग से क्या होता है, हमारे कंप्यूटर और इंटरनेट स्किल्स भी एनहांस होती हैं, इंप्रूव होती हैं, जो कि आज के वर्ल्ड में इंपॉर्टेंट है। Now we will look at some limitations of e-learning, that is lack of face-to-face interaction. Students may feel isolated without direct communication with teachers and friends. यानी कि यहाँ पे क्या हो सकता है, आपको आइसोलेटेड फील हो सकता है क्योंकि यहाँ पे क्या है, डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं होता है टीचर और फ्रेंड्स के बीच में। सेकंड इज टेक्निकल इश्यूज। पुअर इंटरनेट कनेक्शंस और लैक ऑफ डिवाइसेस कैन स्टॉप लर्निंग। यानी कि अगर आपके पास इंटरनेट कनेक्शन नहीं है सही, या फिर लैक ऑफ डिवाइसेस है, तो उससे आपकी लर्निंग स्टॉप हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट इन रूरल एरियाज में फाइंड इट डिफिकल्ट टू अटेंड ऑनलाइन क्लासेस। यानी कि जो स्टूडेंट्स हैं रूरल एरियाज में, उनको क्या है, डिफिकल्टी होती है ऑनलाइन क्लासेस को अटेंड करने में। ठीक है, थर्ड इज रिक्वायर्स सेल्फ डिसिप्लिन। यानी कि सिंस नो टीचर इज फिजिकली प्रेजेंट, सो स्टूडेंट्स नीड टू स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन टू स्टडी रेगुलरली। यानी कि कोई भी टीचर प्रेजेंट नहीं होता है फिजिकली, तो स्टूडेंट्स को क्या है, एक स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन चाहिए होता है बार बार, ठीक है, हमेशा रेगुलरली पढ़ने के लिए। फोर्थ इज हेल्थ प्रॉब्लम्स। लॉन्ग स्क्रीन टाइम कैन कॉज आई स्ट्रेन एंड आई स्ट्रेस। यानी कि अगर आपका लॉन्ग स्क्रीन टाइम होगा तो उससे क्या होगा, आपके आईज में स्ट्रेन पड़ सकता है और स्ट्रेस हो सकता है। फिफ्थ इज प्रैक्टिकल वर्क इज डिफिकल्ट। सब्जेक्ट्स दैट नीड लैब वर्क और हैंड्स ऑन ट्रेनिंग कैन नॉट बी फुली टॉट ऑनलाइन। यानी कि मान लीजिए कोई सब्जेक्ट्स हैं जिसमें कि आपको लैब वर्क चाहिए या फिर ट्रेनिंग चाहिए, तो उसको हम ऑनलाइन नहीं सिखा सकते हैं। तो ई लर्निंग इज अ पावरफुल एंड मॉडर्न मेथड ऑफ एजुकेशन। जो आपका ई लर्निंग है वो एक पावरफुल और मॉडर्न मेथड है एजुकेशन का, दो इट हैज सम लिमिटेशंस। यानी कि इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं, बट फिर भी क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन मेकिंग लर्निंग एक्सेसिबल एंड इफेक्टिव फॉर ऑल। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये पहला क्वेश्चन खत्म होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वहाँ पे क्या आपको क्लासेस की सारी अपडेट मिलती रहेंगी। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डिस्कस द रोल ऑफ नेशनल अचीवमेंट सर्वे इन इम्प्रूविंग एजुकेशनल प्रैक्टिसेस। तो यहाँ पे क्या है, आपको रोल बताना है नेशनल अचीवमेंट सर्वे का इन इम्प्रूविंग द एजुकेशनल प्रैक्टिसेस। द नेशनल अचीवमेंट सर्वे इज एन इम्पॉर्टेंट टूल यूज्ड इन इंडिया टू अंडरस्टैंड हाउ वेल स्टूडेंट्स आर लर्निंग इन स्कूल। यानी कि ये एक टूल है, ठीक है, इंपॉर्टेंट टूल है जो इंडिया में यूज किया जाता है ये समझने के लिए कि जो स्टूडेंट्स हैं उनकी लर्निंग कैसे हो रही है स्कूल्स में। So conducted by the Ministry of Education, it assesses the learning levels of students in different subjects across the country. यानी कि ये Ministry of Education के द्वारा कंडक्ट किया जाता है, ये असेस करता है लर्निंग लेवल्स ऑफ स्टूडेंट्स को डिफरेंट सब्जेक्ट्स में अक्रॉस द कंट्री। So the main aim of NAS is not to test individual students but to understand the overall quality of education. जो मेन एम होता है ना आपका नेशनल अचीवमेंट सर्वे का, ये सिर्फ इंडिविजुअलाइज्ड स्टूडेंट्स नहीं होते हैं, यानी कि उनको सिर्फ इंडिविजुअल स्टूडेंट्स को टेस्ट करना नहीं होता है, बल्कि ये अंडरस्टैंड करना होता है कि जो ओवरऑल क्वालिटी है एजुकेशन की वो कैसी है। सो इट प्रोवाइड्स वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन दैट हेल्प्स टीचर्स, स्कूल्स एंड पॉलिसी मेकर्स इम्प्रूव टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेसेस। ये प्रोवाइड करता है वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन जिससे कि टीचर्स, स्टूडेंट्स, स्कूल्स, पॉलिसी मेकर्स, इन सबको मदद मिलती है टीचिंग स्टाइल को इम्प्रूव करने में और लर्निंग प्रोसेसेस को इम्प्रूव करने में। फर्स्ट इज अंडरस्टैंडिंग लर्निंग आउटकम्स। NAS measures students' understanding of subjects like mathematics, science, social science and languages. NAS क्या करता है, आपका स्टूडेंट की अंडरस्टैंडिंग को मेजर करता है, जैसे कि मैथमेटिक्स हो गए, साइंस हो गए, सोशल साइंस हो गए, लैंग्वेज, इन सब्जेक्ट्स को अंडरस्टैंड करने की, ठीक है, उनकी मेजर करता है स्टूडेंट्स को।
सो द रिजल्ट ऑफ शो हाउ मच स्टूडेंट्स हैव एक्चुअली लर्न अकॉर्डिंग टू देयर क्लास लेवल। तो ये रिजल्ट क्या शो करता है कि कितने स्टूडेंट्स ने एक्चुअली में लर्न किया है अकॉर्डिंग टू देयर क्लास लेवल। सो दिस हेल्प्स टीचर आइडेंटिफाई गैप्स इन लर्निंग। इसकी मदद से क्या होता है, टीचर गैप्स को देख सकते हैं कि लर्निंग में क्या गैप रह गए। फॉर एग्जाम्पल, इफ मेनी स्टूडेंट्स आर वीक इन रीडिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग, टीचर्स कैन चेंज देयर टाइमिंग मेथड्स टू फोकस ऑन देयर स्किल्स। यानी कि अगर मान लीजिए कोई स्टूडेंट्स रीडिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग में वीक हैं, तो टीचर क्या अपनी टीचिंग स्टाइल को या फिर टीचिंग मेथड को चेंज कर सकते हैं टू फोकस ऑन द स्किल्स। Thus, NAS helps in tracking learning outcomes more clearly and accurately. Second is helpful feedback for teachers and schools. NAS provides detailed feedback to schools about their strengths and weaknesses. Schools can see which subject students are performing well in, which areas need improvement, how their schools compares with other at the district or state level. यानी कि स्कूल्स क्या है, अपनी अंडरस्टैंडिंग देख सकते हैं कि जो स्टूडेंट्स हैं वो किस में वेल परफॉर्म कर रहे हैं, स्टूडेंट्स को किस एरियाज में इम्प्रूवमेंट चाहिए, और उनके स्कूल क्या है डिस्ट्रिक्ट लेवल में, ठीक है, उनका स्कूल कहाँ पे, ठीक है, कंपेयर करते हैं वो अपने स्कूल को एट डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल। सो दिस फीडबैक हेल्प स्कूल्स प्रिपेयर बेटर प्लान्स फॉर टीचिंग। इससे क्या होता है, जो स्कूल्स हैं वो अपने लिए बेटर प्लान कर सकते हैं टीचिंग के लिए, ठीक है। सो टीचर कैन ऑल्सो रिसीव ट्रेनिंग बेस्ड ऑन NAS फाइंडिंग। टीचर्स क्या है, ट्रेनिंग को रिसीव कर सकते हैं ऑन NAS फाइंडिंग्स। फॉर एग्जाम्पल, if students are struggling with fractions, teacher can attend special workshops to improve their teaching of that topic. मान लीजिए कोई स्टूडेंट्स हैं वो फ्रैक्शन के साथ स्ट्रगल कर रहे हैं, यानी कि उनको फ्रैक्शन समझ में नहीं आ रहा है, तो टीचर क्या है स्पेशल वर्कशॉप्स को अटेंड कर सकते हैं ताकि वो अपने टीचिंग को इम्प्रूव करें इन दैट टॉपिक। Third is reducing learning gaps. One of the biggest contribution of NAS is to help identify learning gaps between the different groups of students. यानी कि एक बहुत बड़ा जो contribution है NAS में, NAS ने जो किया है वो है आइडेंटिफाई करने में जो कि गैप्स हैं, ठीक है, डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ स्टूडेंट्स में। So this gap could be based on factor like rural, urban areas, government, private schools और socio-economic background. तो ये गैप किस पे बेस्ड हो सकते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स पे हो सकते हैं, जैसे मान लीजिए रूरल अर्बन एरियाज हो गए, गवर्नमेंट प्राइवेट स्कूल्स हो गए, या फिर सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड्स हो गए। सो वंस दिस डिफरेंसेस आर नोन, द गवर्नमेंट कैन टेक स्टेप्स टू सपोर्ट वीकर सेक्शंस। यानी कि अगर एक बार ये डिफरेंसेस अगर हम देख लेते हैं कि ये डिफरेंसेस हैं क्या, तो गवर्नमेंट क्या करती हैं, स्टेप्स ले सकती हैं तो वीकर सेक्शंस को सपोर्ट करने के लिए। सो स्कीम्स एंड रिसोर्सेज कैन देन बी टारगेटेड टू द एरियाज दैट नीड देम द मोस्ट। तो हम स्कीम्स और रिसोर्सेज कहाँ पे टारगेट कर सकते हैं, उन एरियाज में जहाँ पे कि वो बहुत ज़्यादा की ज़रूरत है। फोर्थ इज इम्प्रूविंग एजुकेशनल प्लानिंग एंड पॉलिसी। So the data collected through NAS is used by central and state government for policy making and planning. तो जो ये डेटा कलेक्ट किया जाता है ना NAS के द्वारा, ये यूज किया जाता है आपका सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट में, ठीक है, फॉर द पॉलिसी मेकिंग एंड प्लानिंग। Since NAS covers a large number of schools across the country, its finding help leader understand the real situation of school education. यानी कि जो NAS है वो बहुत लार्ज नंबर ऑफ स्कूल्स को कवर करता है अक्रॉस द कंट्री, तो उसकी फाइंडिंग हेल्प करती है लीडर्स को अंडरस्टैंड करने में कि रियल सिचुएशन क्या है स्कूल एजुकेशन की। सो बेस्ड ऑन NAS रिपोर्ट्स न्यू प्रोग्राम्स कैन बी इंट्रोड्यूस्ड। यानी कि NAS रिपोर्ट्स के बेस पे हम न्यू प्रोग्राम्स को लॉन्च कर सकते हैं, इंट्रोड्यूस करा सकते हैं, टेक्स्ट बुक्स को इम्प्रूव करा सकते हैं, टीचिंग मेथड को अपडेटेड करा सकते हैं। सो दिस लीड्स टू बेटर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एट द नेशनल लेवल। यहाँ से क्या होता है फिर आपको जो बेटर क्वालिटी है एजुकेशन की, ठीक है, ये लीड होती है। सो फिफ्थ इज एनकरेजिंग अकाउंटेबिलिटी। NAS creates a sense of responsibility among schools and teachers. NAS क्या करता है, एक sense of responsibility को create करता है among the schools and the teachers. So when performance is measured regularly, schools try to improve their teaching environment. यानी कि अगर हम performance को regularly measure करेंगे तो schools क्या है अपने आप को improve करते हैं in their teaching environment. So this encourages better classroom practices, regular assessment and student-centered learning. Now we will look at the conclusion. The National Achievement Survey plays a vital role in improving the educational system in India. इनका क्या होता है, बहुत ही vital role होता है in improving the educational system of India. So by identifying learning levels, guiding teachers, reducing learning gaps and helping in policy making. यानी कि यहाँ पे क्या होता है आपका, हम learning levels को identify करते हैं, teachers को guide करते हैं, ठीक है, learning gaps को reduce करते हैं, तो ये हमें क्या हेल्प करता है, पॉलिसी मेकिंग में हेल्प करता है। NAS मेक्स एजुकेशन मोर इफेक्टिव एंड मीनिंगफुल। NAS क्या करता है, आपका एजुकेशन को इफेक्टिव बनाता है और मीनिंगफुल बनाता है।
सो इट अल्टीमेटली एंश्योर्स दैट एवरी चिल्ड्रन रिसीव्स अ क्वालिटी एजुकेशन। तो ये क्या करता है, ये एंश्योर करता है कि जितने भी चाइल्ड हैं वो क्वालिटी एजुकेशन को रिसीव करें एंड ग्रोज विद अ बेटर लर्निंग स्किल्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन भी खत्म होता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मेंशन एनी 5 कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन रिलेटेड टू एजुकेशन। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से प्रोविजंस हैं जो कि एजुकेशन से रिलेटेड है, तो हमें कुछ कोई 5 मेंशन करने हैं। ठीक है, सो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गिव्स great importance to education because it helps in the overall development of individuals and the nation। अब जब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो ग्रेट इंपॉर्टेंस देता है हमारी एजुकेशन को, क्योंकि ये क्या करता है, ये हेल्प करता है हमारे ओवरऑल डेवलपमेंट में, इंडिविजुअल्स के भी और नेशन के भी। सो सेवरल आर्टिकल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द राइट टू एजुकेशन, ड्यूटीज ऑफ द गवर्नमेंट, रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द सिटीजन। यानी कि बहुत सारे आर्टिकल्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो कि डील करते हैं विद राइट टू एजुकेशन, ड्यूटीज ऑफ गवर्नमेंट एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ सिटीजन्स। सो बिलो आर द 5 इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस रिलेटेड टू द एजुकेशन। अब हम एजुकेशन से रिलेटेड कोई कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस देखेंगे। फर्स्ट इज आर्टिकल 21 दैट इज राइट टू एजुकेशन। आर्टिकल 21 was added to the constitution by the 86th amendment act 2002। आर्टिकल 21A क्या है आपका, ये ऐड हुआ था बाय 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002। इसने क्या बनाया, एजुकेशन को एज अ फंडामेंटल राइट बनाया फॉर ऑल द चिल्ड्रन दैट वर बिटवीन द 6 to 14 years of age। सो द गवर्नमेंट मस्ट प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू एवरी चाइल्ड इन दिस एज ग्रुप इन अ स्कूल दैट इज नियर टू देयर होम। गवर्नमेंट ने क्या किया, फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन दी 6 to 14 years of एज को। ठीक है, जो भी जितने भी चाइल्ड थे, ठीक है, इन अ ग्रुप ऑफ स्कूल that is near to their home, जो कि उनके घर से पास था। ठीक है, so this article ensures that no children is denied basic education due to poverty or any other reason। तो ये आर्टिकल क्या है, ये इंश्योर करता है कि कोई भी चाइल्ड क्या है, बेसिक एजुकेशन से डिनाई ना हो बिकॉज ऑफ पॉवर्टी एंड और एनी अदर रीजन। सो इट हैज़ प्लेड अ बिग रोल इन इंक्रीजिंग स्कूल एनरोलमेंट अक्रॉस द कंट्री। तो इसने क्या है, बहुत ही बिग रोल प्ले किया है, ठीक है, इन इंक्रीजिंग द स्कूल एनरोलमेंट अक्रॉस द कंट्री। Second is Article 45 that is early childhood care and education। Article 45 originally focused on free and compulsory education for children up to 14 years। Article 45 क्या करता है, फोकस करता है फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन पे चिल्ड्रंस के लिए जो कि 14 years तक के चिल्ड्रन हैं। After the 86th amendment it was changed to emphasize early childhood care and education। अब 86 amendment में क्या के बाद क्या है, इसको emphasize कर दिया था कि ये अर्ली चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन पे एम्फसाइज करे। ठीक है, इट नाउ डायरेक्ट्स द स्टेट टू प्रोवाइड एजुकेशन, केयर एंड न्यूट्रिशन फॉर ऑल चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 6 year। यानी कि अब ये क्या डायरेक्ट करता है स्टेट को कि ये एजुकेशन प्रोवाइड करें, ठीक है, केयर प्रोवाइड करें और न्यूट्रिशन प्रोवाइड करें उन सारे बच्चों को जो कि 6 years से कम के हैं। सो दिस इंक्लूड्स फैसिलिटीज लाइक आंगनवाड़ीज, प्री स्कूल्स एंड हेल्थ सर्विसेज दैट हेल्प यंग चिल्ड्रन ग्रो फिजिकली एंड मेंटली before they enter the primary school। Now we will look at the third constitutional provision that is Article 46 promotion of education for SC, STs and weaker section। अब Article 46 क्या है आपका, ये एक DPSP है, दैट इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी है। ये इंस्ट्रक्ट करता है गवर्नमेंट को कि प्रमोट करे एजुकेशनल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ द scheduled caste, scheduled tribes and the other weaker sections of the society। It also protects them from social injustice and discrimination। So because of this article, the government provides scholarships, reservations, special hostels and various schemes to help these groups get equal educational opportunities। तो इसी आर्टिकल की वजह से क्या है, गवर्नमेंट स्कॉलरशिप्स देती हैं, रेजर्वेशंस देती हैं, स्पेशल हॉस्टल्स प्रोवाइड करते हैं और वेरियस स्कीम्स प्रोवाइड कराते हैं इन ग्रुप्स को, ताकि इन्हें क्या है, इक्वल एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज मिल सकें। फोर्थ इज आर्टिकल 29 क्लॉज सब क्लॉज 2 इक्वालिटी इन एजुकेशन इंस्टीट्यूशनल। यानी कि आर्टिकल 29 क्लॉज 2 ensures that no citizens can be denied admission to any educational institutions maintained by the state or receiving government funds। यानी कि कोई भी सिटीजन को डिनाई नहीं किया जा सकता है एडमिशन इन द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो कि स्टेट या फिर गवर्नमेंट फंड से मेंटेन हो रहा है on the grounds of religion, race, caste, language or any of them। So this provision promotes fairness and equality in education। ये provision क्या करता है आपका, fairness और equality को promote करता है education में। It also helps create an inclusive environment। ये inclusive environment को, ठीक है, बिल्ड करने में भी हेल्प करता है, जहाँ पे कि स्टूडेंट्स जो कि अलग अलग बैकग्राउंड से हैं वो एक साथ पढ़ सकते हैं विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन।
फिफ्थ इज आर्टिकल 30 दैट इज राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू स्टैब्लिश एंड रन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। जो आर्टिकल 30 है ये रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज को राइट देता है कि वो अपने खुद के एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को स्टैब्लिश करें और मैनेज करें। सो दिस हेल्प्स देम प्रिजर्व देयर कल्चर एंड लैंग्वेज। इससे क्या होता है, वो अपने लैंग्वेज और कल्चर को प्रिजर्व कर सकते हैं। सो द गवर्नमेंट कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट दिस इंस्टीट्यूशन वाइल गिविंग ग्रांट्स और एड। तो गवर्नमेंट क्या है, डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं इन इंस्टीट्यूशंस पे जब वो ग्रांट्स प्रोवाइड कर रही है या एड प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। सो मेनी माइनॉरिटी स्कूल्स एंड कॉलेजेस इन इंडिया एग्जिस्ट बिकॉज ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन। तो बहुत सारे जो माइनॉरिटी स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं इंडिया में, वो इसी वजह से एग्जिस्ट करते हैं क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, ठीक है। सो in conclusion we can see that these constitutional provisions show that education is a top priority for India। ये सारे जो constitutional provisions हैं ये दिखाते हैं कि जो education है वो top priority है इंडिया के लिए। so they ensure equal access, वो ensure करते हैं कि equal access हो। they protect the rights of different groups and they guide the government in creating an inclusive and strong educational system for all the citizens, ठीक है। तो यहाँ पे आपके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो कंप्लीट हो गए। आप इस वीडियो को पूरा देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।